मैं जिसकी गाइडलाइन फॉलो करता हूँ ना, एक रशियन स्पोर्ट्स साइंटिस्ट था। उसने अपने करियर में 20-30 साल में जितने भी लोगों को ट्रेन किया, उन सबका डाटा को इकट्ठा करके एक चार्ट बनाया। अब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, यानी कि उस चीज के बारे में कि हम सारी मसल फाइबर को एक साथ काम कैसे करवाएं, यानी कि न्यूरल एफिशिएंसी को इंप्रूव कैसे करें। तो सब यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो देखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे और सोचेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने शरीर के अंदर स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं। ये वीडियो ना 2 पार्ट में रहेगी। पहला पार्ट हम साइंस को समझेंगे। मैंने बहुत एथलीट देखे हैं जो कुछ भी वर्कआउट करते हैं और बोलते हैं कि मैं ये स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए कर रहा हूं। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको शरीर के अंदर क्या चेंजेस चाहिए जिससे स्ट्रेंथ इंप्रूव हो, तब तक आप यूट्यूब पे ऐसी ही वीडियोस देखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे और सोचेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है। तो उसके लिए आपको साइंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट, अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ, यानी कि मसल की ताकत लगाने की क्षमता को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। अगर हम साइंस को समझें तो 3 तरीके से हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका कि हम उस लिफ्ट में अगर स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि स्क्वाट्स में स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं या बेंच प्रेस में स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उस लिफ्ट की टेक्निक को इंप्रूव करना पड़ेगा। ये वाला जो फैक्टर है ना, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पावर लिफ्टिंग वाले लोगों के लिए, जिनका गेम ही ये है कि उनको स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट में ज्यादा वेट मारना है। लेकिन जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं, जिनको स्पोर्ट्स में इंप्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि उनको अपने गेम में ना स्क्वाट्स मारने हैं, ना बेंच प्रेस मारनी है और ना ही डेडलिफ्ट मारनी है, तो उनके लिए ये सेकेंडरी बेनिफिट हो जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये उनके लिए सेकेंडरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर टेक्निक इंप्रूव होगी तो वो ज्यादा वेट उस लिफ्ट में उठा पाएंगे, तो उनको बेटर स्टिमुलस मिलेगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट उनको बेनिफिट करता है। अब बात कर लेते हैं बाकी के दोनों पॉइंट्स के बारे में। अब मान लो आपको स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है। इसको इंप्रूव करने के लिए ना सिर्फ 2 ही फैक्टर आ सकते हैं। मान लो कि मैं बेंच प्रेस मार रहा हूं, तो मेरे को मेरे चेस्ट की मसल में स्ट्रेंथ बढ़ानी है। मैं अगर सिंपल भाषा में आपको समझाने की ट्राई करूं कि चेस्ट में आपके पास 10 आदमी हैं, तो 10 आदमियों को वो चेस्ट प्रेस को उठाना है। तो या तो आप क्या काम करो, अगर वो 10 आदमी को, यानी कि वो 10 मसल फाइबर को आप अगर 20 मसल फाइबर यानी कि 20 आदमी बना दोगे, तो वो ज्यादा स्ट्रेंथ लगा पाएगा, यानी कि ज्यादा वेट उठा पाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? हाइपोट्रोफी, इंक्रीज इन मसल साइज। या तो आप मसल फाइबर्स बढ़ा रहे हो या मसल फाइबर का साइज बढ़ा रहे हो, तो इससे आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। अब हाइपोट्रोफी के मैंने सारी पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके बाद में देख लेना। जो दूसरा पॉइंट है, जो कि मेन पॉइंट है, हम अगर कोई भी स्ट्रेंथ का वर्कआउट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि हम स्ट्रेंथ इंप्रूव कर रहे हैं, तो हम इस चीज को इंप्रूव करने के लिए बोलते हैं, जो कि है न्यूरल एफिशिएंसी। मतलब आपका जो शरीर है ना, वो एक प्रिंसिपल पे काम करता है। मान लो अगर आप वेट उठा रहे हो, तो वो उस काम को या उस वेट को ज्यादा देर तक उठा पाए, तो उसको वो क्या बोलता है कि पहले 10 बंदे उठा लें, फिर 10 बंदे उठा ले, दूसरा रेस्ट कर ले, फिर दूसरा रेस्ट कर ले और पहले 10 बंदे उठा ले। तो ऐसे काम करता है ताकि आप वो काम को ज्यादा लंबी देर तक काम कर पाओ। ठीक है, पर जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम अपने शरीर को क्या बोल रहे हैं कि हमें 20 के 20 बंदे एक साथ काम करते हुए देने चाहिए। अगर 20 बंदे एक साथ काम करेंगे तो आप ऑब्वियसली ज्यादा वेट उठा पाओगे, तो आपकी स्ट्रेंथ ऐसे इंप्रूव होती है। तो जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम इस एक फैक्टर को ट्रेन करते हैं, यानी कि हम शरीर को बोलते हैं कि जितने भी हमारे मसल के अंदर फाइबर्स हैं, उनको एक साथ काम करने के लिए आप अलाउ करो। ठीक है, अब इसमें आपको 3 फैक्टर समझ में आ गए हैं कि एक तो टेक्निक इंप्रूवमेंट, और एक आपको नंबर ऑफ पीपल बढ़ाने, यानी कि नंबर ऑफ मसल फाइबर बढ़ाने, यानी कि हाइपोट्रोफी से भी हो जाएगा, जो कि सेकेंडरी है। जब हम प्राइमरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं न्यूरल एफिशिएंसी, यानी कि सारे मसल फाइबर्स एक साथ काम करने की। अब सेकंड पार्ट के ऊपर आ जाते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या रहेगा। अगर आप बिगिनर हैं, यानी कि जिम में पहली बार आ रहे हैं, तो आप अगर कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो आपका स्ट्रेंथ और मसल दोनों ही बढ़ेगा, यानी कि आपकी न्यूरल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और मसल साइज भी बढ़ेगा। आइडियली पहले 6 to 8 वीक्स स्ट्रेंथ बढ़ता है, उसके बाद मसल साइज बढ़ना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि आपने ये पहले कभी नहीं किया है, तो आपकी टेक्निक इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी न्यूरल एफिशिएंसी इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपके मोटर पैटर्न्स बन जाएंगे, ब्रेन में एक पैटर्न रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि ऐसे लिफ्ट करना है, ये मसल यूज करनी है, तो आप उसको
एफिशिएंटली यूज करने लग जाएंगे तो आप वीक ऑन वीक ज्यादा वेट उठा पाएंगे, यानी कि स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। ये तो होगी बिगिनर की बात। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स एथलीट्स एडवांस लेवल पे आते हैं और उनको स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉलो करना पड़ता है, या तो वो हाइपोट्रोफी ट्रेनिंग करें या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। अब मैं इस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा कि हाइपोट्रोफी भी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकती है, मैं स्ट्रेंथ में सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं कि न्यूरल एफिशिएंसी को, यानी कि सारी मसल्स को एक साथ काम करने के लिए, ठीक है। तो जब भी मैं स्ट्रेंथ बोलूंगा तो मैं न्यूरल एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, ना कि हाइपोट्रोफी के बारे में। एडवांस एथलीट को ना ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा स्टिमुलस दे, हाइपोट्रोफी का स्टिमुलस दे या स्ट्रेंथ का स्टिमुलस दे। जिस टाइप का आप शरीर को स्टिमुलस दोगे उस टाइप का शरीर रिस्पॉन्ड करेगा और ग्रो करेगा, ठीक है। अभी हाइपोट्रोफी का मैंने आपको पूरा सार सबका कंबाइन करके एक वीडियो बना दिया, अगर वो आपने नहीं देखी तो वो देख लो जाके, और उसमें अगर कुछ ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछना मेरे को। और इसमें अब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, यानी कि उस चीज के बारे में कि हम सारी मसल फाइबर को एक साथ काम कैसे करवाएं, यानी कि न्यूरल एफिशिएंसी को इंप्रूव कैसे करें। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में, हाइपोट्रोफी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वॉल्यूम, और स्ट्रेंथ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 85% ऑफ 1 RM। आपको उतना वेट लेना है कि आपसे उस वेट से 6 रैप या उससे कम लगे, समझ गए। अगर आप 6 रैप से ज्यादा मार पा रहे हो तो आप उतना वेट नहीं उठा रहे हो कि आपके शरीर को वो स्टिमुलस जाए कि वो बोले कि आपकी सारी मसल एक साथ काम करे। तो अब हम बात करते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी करनी चाहिए। आइडियली जो इसमें रेस्ट बताया गया है ना, वो 48 टू 72 आवर्स बताया गया है। तो हम इसको 2 या 3 फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन के किस लेवल का एथलीट है या कितनी उसको स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मैं अपने प्रोग्रामिंग में आज तक 3 फ्रीक्वेंसी पे नहीं गया हूं, 2 फ्रीक्वेंसी पे ही रहा हूं, क्योंकि एथलीट्स को और भी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। मतलब उनको स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग भी साथ में करनी पड़ती है, कंडीशनिंग भी साथ में करनी पड़ती है, और मल्टीपल फैक्टर्स और साथ में ट्रेन करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं 2 फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा रहता हूं, नहीं तो खामखाई वो ओवरलोड हो जाएगा और उसकी रिकवरी हैम्पर होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पता लग गई, मतलब कि हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा हूं, अगर आप स्क्वाट्स के बारे में बात कर रहा हूं तो आप मंडे को स्क्वाट्स और थर्सडे को स्क्वाट कर सकते हैं। अगर आप बेंच प्रेस की बात कर रहे हैं तो आप मंडे को स्क्वाट्स करके ट्यूसडे को बेंच प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट एक्सरसाइज होगी, डिफरेंट मसल ग्रुप यूज हो रहा है, ठीक है। अब वॉल्यूम और इंटेंसिटी ना हमेशा अपोजिट में जाते हैं। अगर वॉल्यूम ऊपर है तो इंटेंसिटी लो रहेगी, और इंटेंसिटी ऊपर है तो वॉल्यूम लो रहेगी। अगर ये दोनों ही हाई रहेंगे तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और अगर ये दोनों ही लो रहेंगे तो इतना इफेक्टिव स्टिमुलस नहीं मिलेगा बॉडी को ग्रो करने के लिए, ठीक है। हाइपोट्रोफी से एग्जैक्ट अपोजिट स्टिमुलस इसको जाता है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों हाइपोट्रोफी का अलग ब्लॉक होता है और स्ट्रेंथ का अलग होता है, क्योंकि हाइपोट्रोफी में हाई वॉल्यूम और लो इंटेंसिटी रहती है, पर स्ट्रेंथ में हाई इंटेंसिटी और लो वॉल्यूम रहती है। अब इसमें जैसे हाइपोट्रोफी में आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ सेट्स करने हैं, जो भी मैंने पिछली वीडियो में बताया, इसमें इतना क्लियर नहीं है। लेकिन मैं जिसकी गाइडलाइन फॉलो करता हूं ना, एक रशियन स्पोर्ट्स साइंटिस्ट था, उसने अपने करियर में 20-30 साल में जितने भी लोगों को ट्रेन किया उन सबका डाटा को इकट्ठा करके एक चार्ट बनाया है। वो चार्ट मैं इधर लगा दूंगा। उसमें बताया गया कि कितने परसेंटेज वेट अगर आप उठाओगे तो कितनी रैप रेंज के अंदर आपको वो लिफ्ट करनी है, और आइडियल उसमें ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेप्स कितने होंगे। और ये ना एक लिफ्ट के बारे में और एक सेशन के बारे में है। तो अगर मान लो आप 85% वाली रेंज में हो, यानी कि 6 रैप वाली में मार रहे हो, 5 से 6 रैप वाले रेंज में मार रहे हो वेट, तो उसमें जो ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेप्स है वो 10 to 20 है। तो हाइपोट्रोफी में मैंने क्या किया था, 10 सेट से चालू करके 20 सेट तक गया था। इसमें एग्जैक्ट अपोजिट है, क्योंकि मैं वेट हर हफ्ते बढ़ाऊंगा, तो इसलिए मैं 20 रैप से स्टार्ट करके 10 रैप पे लेके जाऊंगा वीक ऑन वीक। तो मतलब अगर मैं 6 रैप मार रहा हूं और 3 सेट मार रहा हूं तो 18 रैप्स हो गए हैं। अगले हफ्ते मैं वेट बढ़ाऊं और 4 रैप ही मार पाऊं तो मैं 4 सेट मारूंगा, कितने हो गए, 16 रैप। उससे अगले हफ्ते अगर मैं 2 ही रैप मारूं, यानी कि और वेट बढ़ाऊं और 2 ही रैप लगे और 6 सेट मारूं, तो 6 to 12 तो 12 रैप। देख रहे हो कैसे वीक ऑन वीक मेरे जो नंबर ऑफ रैप्स है वो कम होते जा रहे हैं, सेट्स बेशक बढ़ रहे हो पर वॉल्यूम है वो कम होती जा रही है। स्ट्रेंथ के अंदर जो आपका रेस्ट इंटरवल हो जाता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको उस लिफ्ट में अपना 100% देना है। तो इसमें आपकी जो प्राइमरी लिफ्ट है उसके अंदर आइडियली 3 to 5 मिनट्स का रेस्ट इंटरवल आ जाता है बिटवीन सेट्स। पर आपको इतना रेस्ट लेना पड़ेगा जब भी आप हर सेट में अपना 100% एफर्ट दे पाओगे और वो एग्जैक्ट स्टिमुलस दे पाओगे जिससे आपकी बॉडी को लगे कि हाँ ये इतना वेट उठा रहा है या ये चाहता है कि ये सारी मसल एक साथ काम करें, फिर आपको वो चीज
अचीव होगी और आपका स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा। इस वीडियो में मैंने स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताने की ट्राई करी है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या कोई भी आपके डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हाइपरट्रॉफी से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की आपको ट्राई करूंगा। आप ये वीडियो ना अपने एथलीट भाइयों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।